ये आपका टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कांस्टेंट। डायनेमिक का मतलब समझते हैं गतिशील होता है। हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी या माइक्रोब में जितने भी मेटाबोलाइट होते हैं, मेटाबोलाइट का मतलब जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं या मेटाबॉलिज्म में बनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या फिर बनते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं या फिर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो डायनेमिक रहते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बॉडी में है तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट एज सच रहेगा, वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने बताया आपको ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, तो ये ए कन्वर्ट किसमें हो रहा है? बी में चेंज हो रहा है ना, ए ब्रेक डाउन कर रहा है। हमारी बॉडी में जितने प्रोडक्ट मेटाबोलाइट होते हैं वो ब्रेक डाउन भी करते रहते हैं। जैसे ए ब्रेक डाउन हुआ बी में, ठीक है, अब बी किसमें हुआ? सी में, तो बी किससे बना? ए से। तो मेटाबोलाइट ब्रेक डाउन भी करते हैं और किसी से बनते भी हैं। फॉर एग्जांपल बी की सिंथेसिस किससे हो रही है? ए से हो रही है, और ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए टूट करके बी बना रहा है, और बी किससे बन रहा है? ए से बन रहा है। तो मेटाबोलाइट कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। इसी को बोलते हैं डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट का मतलब क्या है? मेटाबोलाइट कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होते रहते हैं और ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है। कहां पर? इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, इन मेटाबॉलिज्म। ये चीज कहां होती है? मेटाबॉलिज्म में। और एक वर्ड लिखा है टर्नओवर, लिखा हुआ है ना, तो टर्नओवर का मतलब क्या है कि एक यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट बने या यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट टूटे, क्योंकि सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन करता है और प्रोडक्ट क्या होता है? बनता है। तो यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट टूट रहे हैं या कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं टर्नओवर, प्लस और माइनस। जैसे बिजनेसमैन जो होते हैं वो कितना सामान खरीदे, कितना और कितना वो बेचे, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है, लेन देन। तो मेटाबोलाइट का, हर मेटाबोलाइट का क्या होता है? एक पर्टिकुलर टर्नओवर होता है, पर्टिकुलर टर्नओवर है, ठीक है। टर्नओवर का मतलब यूनिट टाइम में कितने वो चेंज हो रहे हैं। समझ में आया? इसके बाद देखिए आगे कुछ और लिखा हुआ है इसमें, देखिए थ्योरेटिकली, इसलिए मैं लाइन टू लाइन आपको बता रहा हूं। अब एक चीज लिखा है कि आपको पता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन और एक वर्ड होता है मेटाबॉलिज्म, दोनों में डिफरेंस है, पता है ना? मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन में अंतर है, जानते हैं ये चीज? एक पर्टिकुलर रिएक्शन अगर ए से बी बना और बी से सी और सी से डी, तो ए से बी का बनना मेटाबॉलिक रिएक्शन है, बी से सी का बनना मेटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन कई मेटाबॉलिक रिएक्शन जब एक साथ जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिक रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन में एक मेटाबोलाइट दूसरे में ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है। मेटाबोलाइट का क्या होता है? रूपांतरण होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट भी करते रहिएगा ना, तो बकवास बुक में दुनिया भर का पोथा लिखा हुआ है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में यहां से नोट कर लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा आपके। मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, यही एक ही चीज है, ठीक है। एक किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये क्या है? पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में जो होती है, केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में चलती है एक पर्टिकुलर, उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में चलती हैं सबको सम कर देंगे। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारी रिएक्शन है तो वो मेटाबॉलिज्म है, समझ में आया? और इसी का दूसरा नाम मेटाबॉलिक पाथवे भी है, मेटाबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं,
ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिज्म एक ही चीज होती है। ओल्ड बुक में है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं देखते रहे, पुरानी वाली बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड बुक में आपको मैंने पेज नंबर 152 बताया। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म से संबंधित कुछ पॉइंट देखिए, ध्यान सुनिए। कुछ इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेशन में नहीं चलती हैं। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है या प्लांट में कि एक सिंगल रिएक्शन चलती हो, सिंगल नहीं चलती है। कई रिएक्शंस, लंबी कतार होती है, सीरीज होती है रिएक्शंस की। एक रिएक्शन पर्टिकुलर नहीं होता है कि एक रिएक्शन है बस उसकी जुड़ी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है बस, नहीं, बी सी में भी होगा, सी डी में भी होगा। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में नहीं चलती हैं। ठीक है, डू नॉट अकर इन द आइसोलेशन, अकेले अकेले नहीं चलती, ये पूरा ग्रुप में चलती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस, केल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल ना। तो पहला है मेटाबॉलिक रिएक्शन, नोट कर लीजिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं नॉट इन आइसोलेशन, नॉट इन आइसोलेशन, मतलब वो अकेले नहीं चलते हैं। आइसोलेशन का मतलब सिंगली, मतलब एक रिएक्शन नहीं चलती है, ऐसा नहीं होता है, ग्रुप में चलती है। ठीक है, दूसरा लिखा गया है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो लीनियर भी हो सकती हैं और सर्कुलर। ठीक है, मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। तो मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो क्या हैं, वो सर्कुलर भी हो सकती हैं और लीनियर। उसने लिखा हुआ है कि जैसे कहीं रोड पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है तो एक के पीछे एक लाइन लगी हुई है, अगर ये लाइन सीधी है तो लीनियर है, और अगर ये कर्व में है तो ये क्या है, सर्कुलर। जैसे क्रेब्स साइकिल एक सर्कुलर पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस एक लीनियर पाथवे है, केल्विन साइकिल सर्कुलर है। समझ में आता है ना। तो ये पाथवे जो है मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन सर्कुलर भी चल सकती हैं और लीनियर वे में भी चल सकती हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट यहां पर हो गए। और अगला एक पॉइंट और लिखा हुआ है, बॉडी में कोई रिएक्शन ऐसी नहीं है जो बिना अनकैटेलाइज्ड हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, नो अनकैटेलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। कोई रिएक्शन आपकी बॉडी में ऐसी नहीं है जो अनकैटेलाइज हो, जिसमें एंजाइम ना इन्वॉल्व हो। हर रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व है, हर रिएक्शंस में। समझ में बॉडी के अंदर हो रहा है। तो अनकैटेलाइज का मतलब होता है विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम वाली रिएक्शंस कोई नहीं है। ठीक है, विदाउट एंजाइम वाली कोई रिएक्शन नहीं होती है बॉडी में। ये पूरे पैराग्राफ की समरी है, 3 पॉइंट है केवल इसमें, बाकी लिखने को तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 3 पॉइंट आप चाहे बुक में नोट कर लीजिए, साइड में जो आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये पैराग्राफ आपका फिनिश हो गया। अगले पेज पर आ जाइए। अगला लिखा हुआ है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ठीक है, एक टॉपिक छोटा सा लिखा है, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। अगर कोई लिविंग है, कोई क्या चीज है, अगर जिंदा है, लिविंग है, तो उसका मेटाबॉलिक आधार क्या है, मतलब कितने तरीके का मेटाबॉलिज्म चल सकता है उसमें। तो 2 तरीके का है, एक तो या तो कैटाबॉलिज्म चलेगा और या तो एनाबॉलिज्म चलेगा। ठीक है, कैटाबॉलिज्म होगा तो एक लार्ज कंपाउंड स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है तो कैटाबॉलिज्म है। यहां पर कोई भी सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट जो है वो मतलब कोई एक प्रोडक्ट ब्रेकडाउन, एक जो है मेटाबोलाइट ब्रेकडाउन करेगा, टूटेगा और यहां पर बनेगा वो। ठीक है,
मेटाबोलाइट की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। एक बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड से बनेगा। कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जानते हैं सब। ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी रिलीज होती है ना, और जब एनाबोलिज्म होती है तो एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल, एनाबोलिज्म का। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो किसी बड़े मॉलिक्यूल की सिंथेसिस जब होती है तो एनाबोलिज्म में आता है। वहां एनर्जी यूज होती है। कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, लाइट वाली, लाइट एनर्जी तो यूज की जाती है ना, ठीक है। तो ये एनर्जी यूज होती है इसमें। ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है और ये इंडरगोनिक है, जानते हैं ना। जहां एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सर्गोनिक और ये इंडरगोनिक प्रोसेस होता है। अब जैसे लिखा है इसने, अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बनती है, तो बताइए कैटाबॉलिज्म है कि एनाबॉलिज्म है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, एग्जाम्पल लिखेंगे, प्रोटीन का बनना एनाबॉलिज्म है। पॉलीसैकेराइड बन रहा ग्लूकोज को जोड़ करके, एनाबॉलिज्म है, ठीक है। तो वहां एनर्जी यूज की जाती है क्योंकि बॉन्ड बनाना है। बनाने के लिए एनर्जी, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। अरे प्रोटीन कैसे बनेगा, जब तक अमीनो एसिड जुड़ेंगे नहीं तब तक प्रोटीन नहीं बनेगी, और जुड़ेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड को बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वही लिखा है कि असेंबली ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द अमीनो एसिड रिक्वायर्स द एनर्जी। ये लाइन समझ में आ रही है। अब इसने एक लिखा है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ना पायरुविक एसिड में। इसमें 10 रिएक्शंस चलती हैं। कितनी रिएक्शंस होती हैं, 10 रिएक्शन, 10 मेटाबॉलिक रिएक्शन है। और पूरे को मिला करके क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो 10 रिएक्शंस के द्वारा ये कैटेलाइज होता है, ठीक है। इसमें जो पायरुविक एसिड बनेगा, अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। और ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, मतलब लैक्टिक एसिड भी बन सकता है और इथेनॉल। ये तो सब जानते हैं ना, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं इसको, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होती है किसी भी रिएक्शंस में, जैसे अभी मैंने बोला कैटाबॉलिज्म में बताया ना कि एक जो है जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब टूटता है किसमें, पायरुविक एसिड में, 10 रिएक्शन चलती है ना। ये रिएक्शन कैसी है, कैटाबॉलिज्म। एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना, एनर्जी रिलीज होगा ना। और एनर्जी जब रिलीज होगा तो ये एनर्जी कहां जाएगी, तो ये यूटिलाइज कर ली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। इतना भी जानते हैं कि एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है बॉडी में, एटीपी के रूप में होती है, ठीक। कोई समस्या नहीं है इसमें। आगे एक है लिविंग स्टेट। अब आ जाइए, उस पर एक लिखा हुआ है लिविंग स्टेट। एक टॉपिक छोटा सा लिखा था वहां पर, लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट में देखिए लिखा हुआ है, हमारी बॉडी में 10 से लेकर के हजारों की संख्या में बायोमॉलिक्यूल होते हैं। डाटा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 10 to thousands, 10 to 1000 बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। 10 से लेकर के हजारों की संख्या में क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल होते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब पढ़ रहे हैं ना, डीएनए आरएनए सब बायोमॉलिक्यूल है, ये हजारों की संख्या में होते हैं, ठीक। अब इसमें जो मेटाबोलाइट होते हैं, बायोमॉलिक्यूल, उनकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है बॉडी में। हर बायोमॉलिक्यूल बॉडी में सेम अमाउंट में नहीं मिलता है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, नॉट ऑल बायोमॉलिक्यूल्स, सभी बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं एन सेम कंसंट्रेशन में बॉडी में नहीं होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसका जो एक हेल्दी पर्सन में ब्लड ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है 4.5 से 5 मिलीमोल पर लीटर होता है, ठीक है। लिखा है
इसको समझाया गया है। एग्जाम्पल, ब्लड ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 4.5 से 5.0 मिली मोल पर लीटर ब्लड, इतना होता है ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। ठीक, लेकिन अगर यही आप हार्मोन्स को देखेंगे तो हार्मोन की कंसंट्रेशन नैनोग्राम में होती है। भाई हार्मोन भी तो बायोमॉलिक्यूल है कि नहीं है? इंसुलिन एक हार्मोन है। यहाँ लिखेंगे बट हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स आर इन नैनोग्राम में होते हैं पर लीटर में। ठीक है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं। क्या चीज? हार्मोन्स। बाकी सब, अब एक लाइन को जो डार्क किया है उसको समझ लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें लिखा है कि लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। जो लिविंग स्टेट होती है, ये टॉपिक का नाम है, ये क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। ये समझ रहे हैं? ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे मतलब क्या है इसका, हमारी बॉडी में जितने भी जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं? बैलेंस होता नहीं है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और इसके बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तो फिर पढ़ना क्या है, कोई मतलब नहीं, छोड़ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम में बॉडी कभी आती नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो बॉडी फिर में एक तरीके से कुछ होगा नहीं, सब साइलेंट हो जाएगा, सब सारी चीज क्या हो जाएंगी? साइलेंट हो जाएंगी। तो बॉडी में हमेशा बायोमॉलिक्यूल क्या है, वो टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते रहते हैं। तो बॉडी कभी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आने पाती है और इक्विलिब्रियम में आना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? तो ये लाइन उन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब आ जाइए सीधे एंजाइम पर, और एंजाइम के पहले भी एक टॉपिक लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन। अब नई वाली बुक में आइए, नई वाली बुक में एंजाइम टॉपिक लिखा है, उसकी आगे वाला टॉपिक समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन, तब एंजाइम समझिएगा। ठीक, तो जो टॉपिक लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन में अंतर है। हाँ, एक साथ, हाँ एक साथ चलता है बिल्कुल। कुछ चीजें बन रही होती हैं, कुछ चीजें टूट रही होती हैं। क्या चीज रोक दिया जाए? क्यों नहीं पड़ेगा? कैटाबॉलिज्म रुक जाए, मान लीजिए ग्लूकोज का टूटना रुक जाए तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी ना। एनर्जी कैसे बनेगा? सोचिए, बॉडी की जरूरत कैसे पूरी होगी? समझ में आया? तो दोनों चलता रहता है। केमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन में अंतर होता है। केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में बोलते हैं, और बायोकेमिकल का मतलब वो रिएक्शन, केमिकल जो हमारी बॉडी में चलती है बायोकेमिकल। तो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, इसमें कोई जो इसमें होता है क्या, देखिए जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, इनमें दो तरीके का रिएक्शंस होता है। ठीक है, पहले तो ये समझिए केमिकल रिएक्शन, बाद में समझिए केमिकल कंपाउंड में दो तरीके का रिएक्शंस होता है। ठीक है, या चेंज हो सकता है, रिएक्शन नहीं बोलेंगे, दो तरीके का चेंज होगा। जितने केमिकल कंपाउंड है दो तरीके का चेंज हो सकता है। एक आपको फिजिकल चेंज देखने को मिलेगा, फिजिकल चेंज, और एक क्या है, केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होता है। केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स होते हैं उनमें दो तरीके का चेंज हो सकता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज में क्या होगा, किसी भी केमिकल की या तो शेप चेंज होगी और स्टेट, या तो उसकी अवस्था बदलेगी। केमिकल की या तो शेप बदलेगी या तो उसकी स्टेट चेंज होगा। अभी समझा रहे हैं? ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस का मेल्ट करना, और वाटर से वेपर, पानी है उसको जमा दीजिए बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को पिघला दीजिए पानी बन जाएगा, वाटर को हीट कर दीजिए वेपर बन जाएगा, रहेगा तो वाटर ही ना।
रहेगा तो वाटर केवल उसकी अवस्था बदल रही है, उसकी शेप में चेंजिंग आ रही है। वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, कुछ और शेप रहती है, जब वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो शेप बदल जाएगा, तो शेप भी चेंज हो सकती है और उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है। समझ में आ रहा है? मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया या वाटर का वेपर बनना, वाटर से क्या बनना, वेपर बनना, ये सब फिजिकल चेंज है। यहाँ कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, नो न्यू प्रोडक्ट। एक चीज और लिखिएगा, शेप तो चेंज नहीं होती है, नो न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। अरे रहता तो वाटर ही है, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा नया ना, ठीक। किसी तरीके का बॉन्ड टूटेगा नहीं, किसी तरीके का बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अगली चीज क्या होती है, नो बॉन्ड ब्रेक, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, एंड नो बॉन्ड सिंथेसिस, सिंथेसाइज, कोई नया बॉन्ड बनेगा नहीं। और केमिकल चेंज में क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड सिंथेसाइज करेगा, समझ में आया? बॉन्ड की ब्रेकिंग और सिंथेसिस, ये क्या होता है, केमिकल चेंज। अब केमिकल या केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस या चेंज जो हैं ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं, ये दो टाइप के, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन और इनऑर्गेनिक। जैसे ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट रहा है ना, ठीक है, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो बुक में लिखा हुआ है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, ये दोनों इनऑर्गेनिक हैं, ये मिलेंगे क्या बनेगा, BaSO4 प्लस H2S, क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपका इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। और ग्लाइकोलाइसिस यहाँ लिख लीजिएगा, ऑर्गेनिक में आता है आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें। तो इसमें इतना ही है। अब समझिए, कहेंगे एक चीज और, हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस, स्टार्च टूट रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, स्टार्च टूट करके ग्लूकोज बना रहा है, तो वो क्या है बताइए, ऑर्गेनिक। अमीनो एसिड जोड़ करके प्रोटीन बना रहे हैं, वो क्या है, ऑर्गेनिक, क्योंकि अमीनो एसिड भी ऑर्गेनिक है, प्रोटीन भी क्या है, ऑर्गेनिक होता है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट, एक यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे रेट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है, ये क्या है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन किससे प्रभावित हो सकती है, किसी भी बॉडी में जो रिएक्शंस चलती हैं उनका रेट कई चीजों से प्रभावित हो सकता है। सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है, टेम्परेचर अफेक्ट, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो है रिएक्शन कौन अफेक्ट कराता है, टेम्परेचर। और क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम में आप पढ़ेंगे। टेम्परेचर के साथ पीएच अफेक्ट करता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करती है, इनहिबिटर्स भी हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो बॉडी में कोई रिएक्शन चल रही है उसके रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन याद रखिए सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर सब कुछ चेंज कर देता है, ठीक है। अब टेम्परेचर में लिखा है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हाई कर दें या 10 डिग्री टेम्परेचर लो कर दें, प्लस माइनस 10 डिग्री कर दें, मान लीजिए 10 डिग्री किसी रिएक्शन का टेम्परेचर हाई या लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ाएंगे 10 डिग्री तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, और घटाएंगे तो हाफ हो जाएगा। बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, घटाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। कैसे आधा हो जाएगा, पढ़िए। जब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप हाई, ये बढ़ाने की बात ऐसे नहीं कर रहा है। मान लीजिए टेम्परेचर आपने 60 कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बंद हो जाएगी, एंजाइम तो खराब हो जाएंगे ना। ये एक लिमिट तक की बात कर रहा है,
एक लिमिट तक आप जो 10-10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, पता लगा आप बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बंद तुरंत, क्योंकि एंजाइम काम करना बंद। बॉडी में जितनी रिएक्शन है सभी में कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और एंजाइम बहुत हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करते हैं, एक को छोड़ दीजिए। ठीक, तो 10 डिग्री अगर हाई कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट डबल हो जाएगा। ठीक, और लो करने पर रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक चीज और लिखी है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होती है आरबीसी के अंदर, एनआरबीसी। हमारी बॉडी में जो आरबीसी हैं, कोई समस्या है इधर? नहीं ना, हो सही है सब। हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती हैं, आपने पढ़ा है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़े ना, ऑक्सीजन कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और कैसे हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाले टॉपिक में जब पढ़ते हैं तो वहां आरबीसी जो हमारी होती है, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एंजाइम है। ठीक है, ये आरबीसी के अंदर मिलता है। ये सबसे ज्यादा तेज काम करने वाला आज तक का एंजाइम है, फास्टेस्ट एंजाइम। इससे ज्यादा स्पीड वाला एंजाइम ही आज तक नहीं मिला है। ठीक है, सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम, फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम। अब ये एंजाइम करता क्या है, हमारी बॉडी की आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है आरबीसी के अंदर, उसको क्या करके उसको जोड़ता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेस H2CO3 बाइकार्बोनेट बना देगा, H2CO3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ करके क्या बना देगा, H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा किस रूप में होता है बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है ना, ये पढ़े हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है प्लाज्मा में, उसको बनाने के लिए HCO3- चाहिए होते हैं। अरे ये नहीं याद आ रहा, ये आपको आरबीसी बताया था, बोला था ये आरबीसी है, ये प्लाज्मा है। जब बाहर से CO2 आती है तो CO2 70% CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट। ये अंदर वाटर जो आरबीसी के अंदर पानी है उसके साथ में CO2 जुड़ेगा और बनाएगा ये H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जोड़ के H2CO3, ये H2CO3 टूटेगा H+ और HCO3-। ये HCO3 बाहर चला जाएगा प्लाज्मा में और वहां जाकर के सोडियम के साथ जुड़ेगा, बनाएगा NaHCO3, और इसी रूप में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों तक आ जाती है, ब्लड लेके आता है। समझ में आ रहा है? ये वहां बताया था। तो इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक, अगर ये एंजाइम नहीं रहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अगर ये एंजाइम मान लीजिए नहीं है तो 200 प्रोडक्ट बनते हैं, 200 प्रोडक्ट बनेंगे इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट बनेगा, 200 प्रोडक्ट। क्या है, H2CO3 है। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बनेंगे अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम नहीं कर रहा, सोचिए। ठीक, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, वैसे तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और जब ये एंजाइम काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम की प्रेजेंस में ये रेट 6 लाख हो जाता है पर सेकंड। तो 6 लाख, कितना जीरो लगेगा, 5, है ना, सही है। इतने मॉलिक्यूल्स, इतने प्रोडक्ट बनेंगे पर सेकंड, 1 सेकंड में बनेंगे। तो बताइए कितना रेट बढ़ गया, तो 10 मिलियन गुना रेट बढ़ जाता है जब रिएक्शंस में एंजाइम आ जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, एंजाइम होने की वजह से किसी रिएक्शन का रेट कितना गुना बढ़ सकता है, 1 करोड़ टाइम। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ हुआ, 1 मिलियन 10 लाख हुआ। ठीक है, वो भी लिख लीजिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज अप टू कितना टाइम, 10 मिलियंस टाइम हो जाएगी।
ठीक है, जब एंजाइम आ जाएगा तो एंजाइम क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है, एंजाइम फास्ट कर देता है। ठीक है, अब एक लिखा है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, तो इसमें वही बताया गया है कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें, अब वो आगे लिख रहा है कि हमारी स्केलेटल मसल में, नीचे पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उसमें ऑक्सीजन जब नहीं रहती है तो ग्लूकोज क्या लैक्टिक एसिड बनाता है, और आगे ईस्ट में बोल रहा है कि इथेनॉल बनता है। ठीक है, एक लाइन थोड़ा बहुत कंफ्यूज किया है, एक लाइन को जैसे बुक में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर दिया, कहीं की लाइन पढ़िए, लिखा अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। बताइए लाइन कहां तक सही है, सब लोग जान रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं, अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड, पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता है। ठीक, तो क्या एनारोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड नहीं बनता है? गलत हो जाए। हाँ, ये देखिए यहां आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये लाइन अगर इस लाइन को ना लाल लाल अंडरलाइन कर लेना, ये लाइन आएगी तो ये माना जाएगा ये लाइन सही है, ये सही लाइन है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, वहां मैंने बताया था कि पायरुविक एसिड तो हमेशा बनेगा, चाहे ऑक्सीजन है चाहे नहीं है, पायरुविक एसिड ग्लूकोज से बनता ही है। आप बोल रहे हैं कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, आपकी भी बात सही है, लेकिन हमारी बात भी सही है कि ऑक्सीजन नहीं रहती तो पायरुविक एसिड भी बनता है, क्योंकि पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा, और ऑक्सीजन नहीं है तब लैक्टिक एसिड बनाएगा, तो बनता तो है ना। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी पायरुविक एसिड बनता है। एक टॉपिक लिखा गया ना, फेट ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या है, तो पायरुविक एसिड सब जगह बनता है, चाहे केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन है चाहे नहीं है, अगर है तो आगे फिर वो क्रेब्स साइकिल चल जाएगा, और नहीं है तो पायरुविक एसिड चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड में या इथेनॉल में। ठीक, तो ये थोड़ा सा उसने कंफ्यूज किया है कि नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता, तो ऐसा नहीं है कि एनारोबिक में पायरुविक एसिड नहीं बनता, एनारोबिक में भी बनता है। ठीक है, लेकिन अब जब आप आएगा आपको लिखने के लिए स्टेटमेंट, तो यही लाइन ना सही माना जाएगा, क्योंकि ये भी सही है। ये अधूरी बात को बुक में लिख दिए हैं, पूरा लिखने का तरीका ये है कि एनारोबिक कंडीशन में भी बनता है, और फिर वो आगे उसको ट्विस्ट करके दिखा रहे हैं बुक में कि एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। वो भी लाइन सही है उनकी, लेकिन बीच में एक चीज खाए कि पायरुविक एसिड पहले बनता तब लैक्टिक एसिड बनता है, तो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। तो ये आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता है, एनारोबिक में भी बनता है, सब जगह। अब एंजाइम पर आ जाइए। जो टॉपिक दिया ना एंजाइम, उस पर आइए। एंजाइम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान समझ लीजिएगा इसको। एंजाइम, ठीक है, जो एंजाइम होते हैं वो क्या हैं? प्रोटीन्स होते हैं। क्या हैं सब? ये प्रोटीन्स हैं। किस स्ट्रक्चर में है? टर्शरी स्ट्रक्चर। एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स होते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं। अगर कहा जाए क्या एंजाइम प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता है, क्या सेकेंडरी में नहीं हो सकता है? फंक्शनल नहीं होगा, होगा, क्योंकि पहले एंजाइम प्रोटीन आपने पढ़ा ना, प्रोटीन जब बनती है तो पहले प्राइमरी में रहती है, फिर फोल्ड हो गया सेकेंडरी, और फोल्ड हो गया टर्शरी। ऐसे एंजाइम प्रोटीन ही तो है, तो एंजाइम बनता है तो पहले तो प्राइमरी में रहेगा, फिर वो फोल्ड होगा सेकेंडरी और टर्शरी में आएगा। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में जब पहुंचता है तब वो काम करने की क्षमता आ जाती है, और प्राइमरी सेकेंडरी में काम करने की क्षमता नहीं रहती। जैसे आपकी स्टमक में जो एंजाइम बनता है प्रोपेप्सिन बनता ना,
एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में भी तो बनता है। प्रोपेप्सिन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है ना, तो वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो सकता है, लेकिन जब वो एक्टिव हो जाएगा पेप्सिन बन जाएगा। तो आप कहेंगे एक्टिव हो गया, तो एंजाइम जब एक्टिव हो जाते हैं, जब काम करने लायक हो जाते हैं, तो वो टर्सरी में पहुंच जाते हैं तुरंत। तो एक लाइन उन्होंने लिखा है कि एंजाइम्स में जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी हो सकती हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी एंजाइम हो सकते हैं, और टर्सरी में, तीनों में हो सकते हैं, लेकिन काम करने वाले एंजाइम किस में रहेंगे? टर्सरी। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर तो मेन है। आगे लिखेंगे एंजाइम जो है, एंजाइम्स में बी इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कोई एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखिएगा, क्वार्टरनरी में एंजाइम नहीं आता कभी भी, टर्सरी तक ही रहता है। जब टर्सरी में पहुंच जाएगा तो एकदम काम करने लायक हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी में वो काम नहीं करता है। ठीक है, इनएक्टिव पड़ा रहता है। अब एंजाइम सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। ऑल एंजाइम्स क्या हैं? ऑल एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये जानते हैं, ऑल प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं? नॉट एंजाइम। सारे प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं, क्योंकि कुछ तो प्रोटीन है ना। अब जब केराटिन प्रोटीन है, एंजाइम थोड़ी ना है, लेकिन जितने एंजाइम है वो सब क्या है? प्रोटीन। एक को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? आरएनए। कौन सा आरएनए? आरएनए। ठीक है, एक एंजाइम को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन होते हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए, आगे समझाया गया है कि एंजाइम जो है 3D स्ट्रक्चर में होते हैं। किस में होते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। तो एंजाइम की जो सरफेस होती है, सरफेस मतलब जैसे अगर आप एंजाइम समझेंगे तो एंजाइम देखिए ये है, इस एंजाइम की सरफेस पर ये गड्ढा बना हुआ है, ये गड्ढा पॉकेट बनाना, ये सब क्या बने हुए हैं? पॉकेट। एंजाइम कैसा होता है? बॉल के आकार का। ये तो खूबसूरत समझाने के लिए बनाया गया। होता कैसे? ये देखिए, एंजाइम ऐसे होता है, ऊन का गोला। ठीक, उसमें आपको ये गड्ढा छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा और ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये पॉकेट है। तो एंजाइम की सरफेस पर क्या होता है? सरफेस कंटेन पॉकेट्स होते हैं, उन्हीं पॉकेट्स को क्रेविसी कहते हैं, CREVICS, क्रेविक्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉकेट या गड्ढे हैं, इन्हीं को बोलते हैं एक्टिव साइट। ये क्या है? एक्टिव साइट्स हैं। बताइए, ये पॉकेट या गड्ढा 2D होगा कि 3D होगा? ये पॉकेट 2 डायमेंशनल होंगे कि 3 डायमेंशनल? 3D डिप्रेशन होता है। अरे भाई, 3D गड्ढा होता है, 2D नहीं होता है। ठीक है, हाँ, समझ में आया? ये जो गड्ढे बने हुए हैं ना, ये 3D हैं, तो 3D डिप्रेशन है, ये 3 डायमेंशनल 3D होता है ये सब, ये पॉकेट। एक्टिव साइट बोलते हैं। इन्हीं एक्टिव साइट पर क्या होता है? हर एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करता ना, तो इसी पर क्या है? एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट क्या है? बाइंड करता है। ठीक, हर एंजाइम, एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शंस को ही चलाते हैं, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन में भाग लेता है। समझ आया? वो एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस आगे यही दिया होगा, एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या अंतर होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, यही आपको लाइन समझ में आ जाएगी कि एंजाइम में और आप केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट पढ़ते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। दोनों ही रेट ऑफ एक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो क्या करेगा? एंजाइम ऑर्गेनिक होते हैं। कैसे हैं? ऑर्गेनिक हैं। ये क्या है? इनऑर्गेनिक। कभी एंजाइम इनऑर्गेनिक नहीं होता है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स होते हैं। एक को छोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, राइबोजाइम, ये क्या है? प्रोटीन है। और ये क्या है? नॉन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन नहीं है, ये केमिकल्स है, नॉन प्रोटीन। एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन चलाते हैं, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन में भाग लेगा, कभी वो कूद के नहीं जाएगा। लेकिन कैटलिस्ट, लेड एक कैटलिस्ट है ना, वो पता नहीं कितनी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, ये नॉट स्पेसिफिक हैं।
ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब एक कैटलिस्ट कई रिएक्शंस में हिस्सा ले सकता है। अगला है एंजाइम एक नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करते हैं, नॉर्मल पीएच पर काम करते हैं, समझ रहे हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर। तो वर्क नॉर्मल टेम्परेचर एंड पीएच पर काम करेंगे। जैसे टेम्परेचर कहा जाए तो अप्रॉक्स 40 डिग्री पर बढ़िया से काम करते हैं एंजाइम सारे, कुछ को छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ बहुत लो टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, बहुत हाई वो अलग चीज है। और पीएच जो है 6 से 8, 6 से लेकर के 8 पीएच पर, कुछ को छोड़ दीजिए। जैसे आपका पेप्सिन है तो लो पीएच पर काम करता है, एसिडिक नेचर पर। ट्रिप्सिन हाई पीएच पर काम करता है, बेसिक पीएच होनी चाहिए ना। स्टमक में पेप्सिन बनता है ना, तो स्टमक में पीएच कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि HCl बनता है। तो वो कुछ है ऐसे। ज्यादातर एंजाइम 40 डिग्री टेम्परेचर पर काम करेंगे, ज्यादातर का पीएच कितना होगा, 6 से 8 पीएच पर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये और लो, ये क्या है, ये हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई पीएच पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मे वर्क ऑन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जनरली उसी पे काम ही करते हैं कैटलिस्ट, क्योंकि टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ता है ना, ठीक, टेम्परेचर देना पड़ेगा। और कोई डिफरेंस किसी को पता है? एक और डिफरेंस है, एंजाइम रिएक्शन के बाद बचा रह जाता है, कैटलिस्ट यूज हो जाता है रिएक्शन में, कैटलिस्ट खर्च हो जाता है, हर बार आपको नया कैटलिस्ट मिलाना पड़ेगा। लेकिन एंजाइम एक रिएक्शन चलाया, बच गया, वही एंजाइम फिर से दूसरी रिएक्शन चला देता है, ठीक है। रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनयूज्ड या अनचेंज्ड, अनयूज्ड, और ये क्या हो जाते हैं, यूज्ड इन रिएक्शन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बता दीजिए, ठीक है, यूज नहीं होता है, बच जाता है। जैसे मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कोई पर्टिकुलर एंजाइम जुड़ा, ठीक, जब ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी, जब प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये एंजाइम क्या है, फ्री हो जाएगा यहाँ से। फिर ये दूसरा अपना वही सेम रिएक्शन, फिर ऐसा ही कोई दूसरा सबस्ट्रेट पकड़ेगा, उसको प्रोडक्ट में बदलेगा, फिर एंजाइम फ्री, ये चलता रहता है। तो अगर ऐसा चलता रहता तो हमारी बॉडी में एंजाइम क्यों बनता है? क्या जीवन लाइफ टाइम कोई एंजाइम होता है? वे एंजाइम तो बनते भी तो हैं, बॉडी में हमारे एंजाइम बनते हैं, तो इनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं करा के आते एंजाइम की, जिंदगी भर एंजाइम एक ही एंजाइम काम कर रहा है उसी रिएक्शन में, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये एंजाइम की लाइफ खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर नया एंजाइम बनने लग जाता है। इसलिए अब कुछ एंजाइम होते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम करते हैं। वर्क ऑन कौन सा एंजाइम होता है, वो टेक पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है, टेक पॉलीमरेज, जो आपके पीसीआर रिएक्शंस में यूज होता है, ठीक है। ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है, उससे एंजाइम निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया ही हाई टेम्परेचर पर जिंदा रहता है, हॉट स्प्रिंग, सल्फर स्प्रिंग्स में रहता है। ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है, लिव इन हॉट स्प्रिंग्स, गर्म जल धाराएं जो होती है वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहाँ ये रहता है हॉट स्प्रिंग्स में। तो ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है स्प्रिंग्स। और ये एंजाइम पूछा है, थर्मोस्टेबल एंजाइम बताइए जो टेम्परेचर पर भी, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, वो यही है, थर्मोस्टेबल एंजाइम है। बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे बैक्टीरिया बर्फ में जिंदा रहते हैं, बर्फ में भी, आइस में भी, ठीक है, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और ये थर्मोफिलिक हैं ये। तो वो क्यों जिंदा है? क्योंकि उनके अंदर ऐसा एंजाइम है जो लो टेम्परेचर पर भी काम कर रहा है, ठीक। अदरवाइज होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर, खराब हो जाता है। और अगर टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। लो टेम्परेचर करने पर एंजाइम काम नहीं करते हैं, और हाई टेम्परेचर करने पर एंजाइम खराब हो जाते हैं। तो एंजाइम अगर खराब हो गया तो फिर से सही नहीं होता है। इसलिए किसी चीज को अगर गर्म करके खाइए तो शुद्धता रहती है, ठीक है,
क्योंकि एंजाइम बैक्टीरिया हैं सब मर गए। क्यों? क्योंकि उनका एंजाइम खल्लास हो गया, सब है ही नहीं जिंदा। लेकिन अगर आपने फ्रिज में रख दिया है कोई चीज़ तो ठीक है, उस समय तक तो सेफ बना रहेगा, क्योंकि उसके एंजाइम बैक्टीरिया अगर उसमें पहुंच भी गया है तो उसके एंजाइम काम नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। लेकिन निकाल करके रख दीजिए बाहर, फिर से वो खराब होने लगेगा। समझ में आया? तो एंजाइम इनएक्टिव हो गया है, नॉर्मल टेम्परेचर देने पर वो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन एक बार खराब हो चुका है तो फिर से वो नॉर्मल देने पर एक्टिव नहीं होता है, डिनेचर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका केमिकल रिएक्शंस हो गया। आ गया इस पर देखिए, अब लिखा हुआ है कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैसे बदलता है वो समझ लीजिए। ठीक है, हाउ एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एंजाइम काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये एंजाइम का काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो कोई भी एंजाइम जो है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट, जैसे मैं ये एंजाइम बना रहा हूं, इस एंजाइम पर छोटे छोटे गड्ढे बना दिए। देखिए ये इसकी सरफेस पर, ये इसकी सरफेस पर छोटा छोटा पॉकेट बना हुआ है। ये क्या है? पॉकेट एक्टिव साइट है। ठीक है, ये पॉकेट बनी हुई है, ये पॉकेट क्या है? एक्टिव साइट है। जब इस पर कोई सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ये सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड, सबस्ट्रेट का मतलब जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है वो यहाँ बाइंड करेंगे। एक है तो एक बाइंड कर जाएगा, 10 है तो 10 बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ सबस्ट्रेट, यहाँ सब, और क्या बन जाएगा? बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ा, तो देखिए ये आ जाएगा इस तरीके से डायग्राम, और इस पर ये सबस्ट्रेट आपका, ये येलो कलर का सबस्ट्रेट था। ठीक है, ये कहाँ बाइंड कर जाएगा? ये येलो सब यहाँ पर आकर के बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, ये बाइंड कर गया, देख रहे हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पर कौन बाइंड कर गया? सबस्ट्रेट। ये रिएक्शन क्या है? ये रिवर्सिबल है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता है तब तक ये सबस्ट्रेट अलग भी हो सकता है। अभी ये प्रोडक्ट नहीं बना है। ठीक है, तीर जो है जब तक निकलता नहीं है तब तक उसको क्या है, आप रोक सकते हैं, लेकिन जब एक बार चला गया तो क्या है, वो चलाएगा, वापस थोड़ी ना ला सकते हैं उसको। तो ऐसे ये है कि ये आपका एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, अभी ये अटैच हुआ केवल प्रोडक्ट में, ये सबस्ट्रेट बदला नहीं है, ये यहाँ से हट भी सकता है। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल है। और इसके बाद में एंजाइम क्या करे? अब एंजाइम करता क्या है ये समझिए। एंजाइम का अभी तक कोई काम नहीं आया ना। अब एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम इसको, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्टिव साइट है और ये एंजाइम आया बैठा, सॉरी सबस्ट्रेट आया जुड़ा, अब ये क्या करेगा? इसको टाइटली पैक कर, ये देखिए लॉक कर लेता है। ये लाइन आपके 4 पॉइंट जो बुक में दिए हुए ना, 4 पॉइंट कैसे एंजाइम काम करता है, उसमें दूसरा पॉइंट पढ़िएगा कि एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट अपनी एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के चारों तरफ टाइट कर लेता है। ये सबस्ट्रेट आया, इसने लॉक कर लिया, ये जगह खाली दिख रही है ना, ये अभी देखिए टाइट कर लेगा इसको। ये देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहीं पर आगे मैं टेम्पोररी दिखा दे रहा हूं। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक। जितने सबस्ट्रेट थे सारे सबस्ट्रेट क्या हो गए? अब ये देखिए टाइटली जुड़ गया ये। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे बनता है उसके तुरंत बाद क्या है, सबस्ट्रेट को टाइटली एक्टिव साइट पकड़ लेती है कि छूट ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी छूट सकता है, जब तक वो प्रोडक्ट में नहीं बदला तब तक वो वहां से हट सकता है। इसीलिए रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट के बाद में क्या बनेगा, EP कॉम्प्लेक्स, EP कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब इस एंजाइम ने अब क्या किया,
इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया। देखिए अब ये मैं येलो कलर से दिखा रहा था, इसका कलर मैं रेड कर दिया। देखिए अब क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में हो गया ना। इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को किस में बदल दिया, प्रोडक्ट में। अब एक बार जब प्रोडक्ट बन गया तो अभी ये एंजाइम अलग नहीं होगा, अभी ये एंजाइम सब प्रोडक्ट साथ में रहेंगे, लेकिन ये रिएक्शन अब रिवर्सिबल नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से अब सबस्ट्रेट वापस नहीं लाया जा सकता है, एंजाइम कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, इसलिए रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब ये समझना है कि कैसे ये चेंज करता है, तो एंजाइम कैसे प्रोडक्ट में कैसे बदल दिया उसको। यहां मैं लिख रहा हूं एंजाइम क्या करता है, एंजाइम ब्रेक करेगा एंड सिंथेसाइज करेगा न्यू बॉन्ड्स इन सबस्ट्रेट। एक काम तो एंजाइम आपका ये करता है, एक काम क्या करेगा कि सबस्ट्रेट का कन्फर्मेशन बदल देगा, उसकी सूरत बदल देगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज अगर सबस्ट्रेट यहां जुड़ा हुआ था तो ग्लूकोज से वो क्या बना देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा ना। मतलब इसके जो बॉन्ड है उनको तोड़ेगा पहले, और तोड़ने के बाद नए बॉन्ड बनाएगा सबस्ट्रेट में। तो जब बॉन्ड टूट जाएंगे और नया बनेगा तो कोई नया प्रोडक्ट बनेगा ना, फिर वो सबस्ट्रेट वाला नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके तो बॉन्ड टूट चुके हैं, उसके बॉन्ड टूट गए हैं, अब वो नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। तो एंजाइम क्या करता है, ब्रेक करता है और सिंथेसाइज न्यू बॉन्ड इन द सबस्ट्रेट, और क्या करता है, और कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो उसको किसमें बदल देगा, प्रोडक्ट में। और एक काम और करता है जो आगे समझेंगे कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, घटा देता है, वो आगे समझेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा, रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, ये हम लोग अभी आगे समझते हैं, ठीक है। दो काम एंजाइम ने कर दिए। मेन काम देखिए, मेन अभी आप ये समझिए कि कैसे प्रोडक्ट बन गया, तो एंजाइम ने उसको तोड़ मड़ोड़ करके नया बना दिया, ठीक है। जैसे आपके पास मिट्टी है ना, तो मिट्टी को गला वला करके और क्या उसके बर्तन बना ले जाइए, तो आप मिट्टी से एक नया प्रोडक्ट बना ले कि नहीं। तो हालांकि वो तो मिट्टी का मिट्टी ही रहेगा, उसमें वो फिजिकल चेंज में आएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें आपको कुछ नहीं किया, फिजिकल चेंज है केवल वो, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा था केवल, ठीक। अब एंजाइम प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट के बाद में एंजाइम अलग हो जाएगा, काम खत्म, प्रोडक्ट अलग, ठीक है। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद में, कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या होगा, यहां से एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। ये एंजाइम क्या होगा, ये फिर से आएगा और ऐसे ही किसी दूसरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, ऐसे दूसरा सबस्ट्रेट पकड़ेगा, उसको प्रोडक्ट में बदल देगा। मतलब सबस्ट्रेट वही रहेगा, वही सबस्ट्रेट और जो दूसरे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दूसरा सबस्ट्रेट नहीं पकड़ेगा, दूसरे टाइप का नहीं होगा, उसी टाइप का वही सेम सबस्ट्रेट रहेगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन दूसरा ग्लूकोज पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है? अब एक चीज समझना यह है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, और ये ट्रांजिएंट रिएक्शन, ट्रांजिएंट जानते हैं, थोड़े समय के लिए। ट्रांजिशनरी का मतलब होता है कि जैसे एकदम लग-झक वाली रिएक्शन, तुरंत वाली, ऐसा नहीं कि ये बहुत देर तक नहीं टिकता है, ये बहुत देर तक नहीं टिकता है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ा, तत्काल क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसके तत्काल बाद ये, उसके बाद खत्म कहानी। ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन 2, ये थोड़े समय के लिए आती हैं, बहुत माइन्यूट, थोड़े समय के लिए चलती हैं, ट्रांजिएंट रिएक्शन है, ठीक है, टेम्पोररी रिएक्शन है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर जो रिएक्शन 1 है, मैंने ऊपर लिख दिया है 1 एंड 2, ये क्या है, आर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब शॉर्ट लिव्ड हैं, थोड़े समय के लिए ही रहती हैं, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और कुछ बताइए इसमें। इंटरमीडिएट यही है, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट ये है।
आपका कहा जाए इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, तो ES कॉम्प्लेक्स और EP कॉम्प्लेक्स ये क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्योंकि फाइनल तो प्रोडक्ट ये बन रहा है ना, बीच के इंटरमीडिएट। क्या करें बताइए, समझ में आए? ट्रांजिशन साइट यहाँ कहाँ है बताइए? हाँ, एक्टिव साइट पर जाकर के अटैच होता है। हाँ, अब बताइए तब। ट्रांसफर कहाँ होगा आपको? यहाँ आपको बताइए क्या कह रहे हैं, आप यहाँ समझाइए हमको, इस जगह समझाइए जो आप कहना चाह रहे हैं। ये रिवर्सेबल, ठीक, हाँ, 1 रिएक्शन में है ये। हाँ, किस डायरेक्शन? ऐसा तो हमको पूरी जानकारी हमको थोड़ा बताइएगा तो हम थोड़ा समझेंगे क्या है वो। अरे हमको दिखा देना, हमको दिखा देना, पढ़ लेंगे तो मैं समझा दूंगा, ठीक है? समझा देंगे क्या कहना चाह रहे हैं वो, ठीक। यहां तक आप इसको इतना जान लीजिए। अब समझना वो वाली लाइन कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे घटाता है एंजाइम, ठीक है? तो यहां मैं लिख रहा हूं कि हाउ एंजाइम, एंजाइम के काम करने का तरीका। एक तरीका तो क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, और दूसरा क्या है, वो सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है? यहां पर एक हेडिंग लिखा हुआ है, आ गया जी। अच्छा, पहले इसमें फैक्टर दे दिए हैं, मैं ग्राफ समझा, मैं सीक्वेंस देख रहा हूं। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाई रेट ऑफ, हाँ ये हेडिंग लिखिएगा, हाउ एंजाइम कैसे स्पीड अप द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट को एंजाइम कैसे फास्ट। अरे एंजाइम यही तो काम, अगर देखिए एंजाइम नहीं है, ध्यान सुनिएगा, तो रिएक्शन चलेगा, बहुत स्लो चलेगा। एंजाइम आता है तो करोड़ों गुना फास्ट कर देता है, ठीक। तो कैसे वो फास्ट करता है ये समझना, कैसे वो रिएक्शन के रेट को तेज कर देता है, ठीक। तो तेज कैसे करता है, सीधी सी लाइन है कि कोई भी सबस्ट्रेट है, अगर ये प्रोडक्ट में बदल रहा है तो इस सबस्ट्रेट के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, ठीक है। अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होगी, ये चीज जान रहे हैं ना। हर सबस्ट्रेट में इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, पोटेंशियल है कि नहीं है। इसको जला दो तो अभी हीट दे देंगे तो ये गर्म हो जाएगा, तो हमने बाहर से एनर्जी इसको दे दी तब ये चेंज होकर कुछ और बना देगा। तो सबस्ट्रेट में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, अब उसको अलग से एनर्जी आप दे देंगे तो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में क्या है, बदलता है। तो इसको जितना हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, जितना हम एनर्जी देते हैं वही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। उस एनर्जी को लेकर के वो एक्टिव होता है और तब प्रोडक्ट में बदल जाता है। कैसे बदलता है, बॉन्ड टूटता है और बनता है। कौन करता है, एंजाइम वो काम करता है। समझ में आया? अब अगर एंजाइम इस रिएक्शन में आ जाए तो क्या होगा, जो हम एनर्जी दे रहे हैं इस सबस्ट्रेट को एक्टिव होने के लिए, इसको आप क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको घटा देता है। 10 रुपए में काम होना है 1 रुपए में हो जाएगा। समझ में आया? सस्ते में हो जाता है काम, कम एनर्जी में ही वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो सोचिए जब कम एनर्जी में हो रहा है, थोड़ी सी एनर्जी देने पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया, थोड़ी सी देने पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, तो सबस्ट्रेट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में बदलेगा, तो एक यूनिट टाइम में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना देगा, नहीं बनाएगा। एंजाइम अगर आ जाता है तो एनर्जी, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सबस्ट्रेट को, उसको घटा देता है। सबस्ट्रेट कम एनर्जी पर भी प्रोडक्ट में बदलता चला जाएगा और एक जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे। तो आप सोचिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कितने यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट बन रहे। सोचिए 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं 1 मिनट में और 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं 1 मिनट में, तो कहाँ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, यहाँ। तो एंजाइम वो काम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है। कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। कम एनर्जी पर भी सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां लिखिएगा
रिड्यूस करता है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम रिड्यूस करेगा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सब। और ये कैसे करता है ये क्लियर नहीं है, जान लीजिए। ये क्लियर अभी तक नहीं है कि ये कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। हाँ, ये घटाता है इतना पता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा सबस्ट्रेट की, ठीक है। और टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ताकि वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एडिशनल एनर्जी है, एडिशनल, क्योंकि कुछ तो अपने पास है ये सबस्ट्रेट के पास जितनी दी जाती है। एडिशनल एनर्जी, एनर्जी या रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, गिवन टू सबस्ट्रेट, गिवन टू सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट को दी जाती है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जितनी उसको एडिशनल एनर्जी दी जाती है, ठीक है, या रिक्वायर्ड एनर्जी दी जाती है, आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड, वही क्या है? वही एक्टिव एनर्जी, एक्टिव होने के लिए, ठीक। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूनिट टाइम में ज़्यादा बनते हैं जब एंजाइम आ जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में मोर, ज़्यादा हो जाते हैं कब? व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। सस्ता सामान हो जाएगा तो जल्दी जल्दी बिकेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। कम पैसे में आप ज़्यादा सामान खरीद ले जाएंगे, ज़्यादा लगेगा तो कम सामान खरीदेंगे, वही चीज़ होती है। अब एक ग्राफ समझ लीजिए, वो ग्राफ आपको दिया हुआ है, देखिए इस ग्राफ में ये समझाया गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इस पर लिखा गया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये लिखा ना, पढ़ लीजिए एक मिनट, क्या लिखा इन्होंने? प्रोग्रेस, और उधर लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब, प्रोग्रेस का मतलब है स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी प्रोग्रेस क्या है रिएक्शन की। और इधर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इधर आप एनर्जी ले रहे हैं, हर सबस्ट्रेट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है ये आपके पास में, ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी है, कितनी? ये देखिए इतनी एनर्जी पहले से है, ये यहाँ से इस एक्सिस पर एनर्जी चल रही है ना, तो इतनी एनर्जी पहले से उसके पास में है। अब अगर इसको एंजाइम सोचिए नहीं है, मान लीजिए एंजाइम नहीं है, तो प्रोडक्ट में बदलना है इसको, तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए? प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर। प्रोग्रेस का मतलब यहाँ सबस्ट्रेट था और यहाँ पर आकर के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोग्रेस हो रही है ना उसमें। तो एनर्जी कितनी दी गई उसको? एडिशनल इतनी दी गई। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम, एंजाइम नहीं है, ठीक है, नो एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं है तो इतनी एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है, नो एंजाइम, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड है व्हेन नो एंजाइम, जब कोई एंजाइम नहीं है और आपने एंजाइम मिला दिया रिएक्शन में, तो क्या होगा? ये देखिए आपकी जो ग्राफ बनेगा, ये देखिए आपकी यहाँ से आया, इतनी एनर्जी पर ही वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में इतनी एनर्जी लेकर के वो कन्वर्ट कर देगा। मतलब एंजाइम ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। समझ में आया? रिक्वायर्ड एनर्जी को घटा दिया, इतनी चाहिए थी उसको, बस और कुछ नहीं। अब ये रिएक्शन जानते हैं कैसी है? ये एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, बताइए। इतनी एनर्जी पहले से थी, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट बना तो उसके पास मात्र इतनी एनर्जी है, तो एनर्जी निकल गई, निकल गई ना, इतनी पहले से थी या प्रोडक्ट में इतनी बची है, बाकी एनर्जी वो लॉस कर दिया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये अलग चीज है। ये तो एडिशनल उसको सबस्ट्रेट को दी गई थी प्रोडक्ट में बदलने के, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो उसने एनर्जी को लॉस कर दिया। तो ये ग्राफ जो दिया गया बुक में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिएक्शन का ग्राफ है बुक में। और एंडोथर्मिक का जब बनेगा तो ऐसे बनेगा, देखिए
सबस्ट्रेट के पास एनर्जी कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादा रहेगी तो फिर वो लूज करेगा, तब तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। सबस्ट्रेट के पास सोचिए इतनी एनर्जी है, इतनी सी एनर्जी है मात्र। अब ये प्रोडक्ट में बना, ये देखिए प्रोडक्ट यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये प्रोडक्ट में बना, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा है कि नहीं है? ये प्रोडक्ट है, इसके पास इतनी एनर्जी है, और सबस्ट्रेट के पास इतनी एनर्जी है मात्र। प्रोडक्ट के पास ज़्यादा, इसका मतलब सबस्ट्रेट ने एनर्जी को खींचा होगा कहीं से, रिएक्शन क्या हो गई? एंडोथर्मिक। और बाकी तो वही सेम रहता है कि इसको जो है इसमें कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और जब एंजाइम आ जाएगा तो घट करके वो इतना हो जाएगा। इतनी एनर्जी पर ही वो क्या है? प्रोडक्ट बना देगा। तो एंडोथर्मिक कैसे बनता है? बाकी लिखा तो बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, पूरे पैराग्राफ में ये घुमा घुमा के समझाया गया है, कोई मतलब नहीं है उसको। और देखें कुछ, हाई एनर्जी स्टेट में कौन है इसमें? सबस्ट्रेट। लो एनर्जी स्टेट में कौन है? प्रोडक्ट है, ठीक है। All the intermediate structure are stable or not. ये एक चीज ध्यान रखिए, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एंजाइम था प्लस सबस्ट्रेट ES बना, प्लस क्या बना इसके बाद? आगे बना EP, और बना E और P अलग हो गया। ये और ये जो इंटरमीडिएट्स हैं इसके, और ये दोनों क्या हैं? अनस्टेबल है। ट्रांजिस्टर वही तो होता है ना, ट्रांजिएंट का मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इनके अंदर है, क्योंकि इनको कन्वर्ट होना ही है प्रोडक्ट में। तो दोनों क्या चीज है? ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल। ट्रांजिएंट वही है, शॉर्ट लिव्ड। अरे थोड़े समय के लिए आया कोई चीज तो फिर वो उसको तो नहीं, ट्रांजिएंट का मतलब ही थोड़े समय के लिए है। कोई चीज आई और फिर चली गई तो कहां वो रुका? वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना उसके अंदर। स्टेबिलिटी तो होती है कुछ टिका रह जाए, तो इनके अंदर स्टेबिलिटी तुरंत ये बदलना है इनको प्रोडक्ट में। ये टेम्पोररी भी है, थोड़े समय के लिए बनती है स्टेट ये। तो ट्रांजिएंट वही अनस्टेबल स्टेट है वो। केवल स्टेबल जानते हैं क्या है? एंजाइम और प्रोडक्ट, ये दोनों स्टेबल हैं। लास्ट में जो बन रहे हैं ये स्टेबल बनेंगे, ठीक। रिएक्शन का जो लास्ट में बनेगा। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन मैंने बता दिया है आपको, इसी के नीचे जो पैराग्राफ लिखा आप सीधे आ जाइए। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर एंजाइम को काम करने को प्रभावित करते हैं, उसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं? तो पहला फैक्टर अभी आपका टेम्परेचर है, दूसरा है pH, ये तो बहुत आसानी समझ में आया था, तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और चौथा है इनहिबिटर्स। ये चार फैक्टर हैं जो एंजाइम को काम करने से, इनहिबिटर्स, रोक सकते हैं, उसको डिस्टर्ब करेंगे उसके काम करने में, ठीक। टेम्परेचर क्या है? देखिए टेम्परेचर का सीधे ग्राफ समझ लीजिए, ग्राफ दिया है, इस पर आप टेम्परेचर ले रहे हैं 0 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100। इस पर एक्टिविटी ले रहे हैं एंजाइम की अच्छा, एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन एक ही चीज होती, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम की एक्टिविटी एक ही चीज, क्योंकि एंजाइम अगर बहुत बढ़िया से काम कर रहा है तो इसका मतलब उस रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट है, बहुत बढ़िया रिएक्शन चल रही है, एंजाइम अच्छा काम कर रहा है। तो एंजाइम की एक्टिविटी या वहीं पर लिख लीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक ही चीज होती है, ठीक है। अब ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो क्या है? देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। अभी जो बताया मैंने, 10 डिग्री बढ़ाए टेम्परेचर तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है ना। तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एंजाइम की एक्टिविटी अब
कांस्टेंट होगी। अब वो उससे ऊपर अब एक्टिव, उससे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कर सकता है, उसके काम करने की क्षमता सबसे हाईएस्ट पहुंच गई, ठीक है। और वो क्षमता कहाँ होती है? 40 डिग्री। यहाँ मैं 40 यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ 60, इसको सही से कर दें। देखिए ये यहाँ पर गिराएंगे और ये यहाँ पर हुआ, ये 30 हुआ, 35 और ये 45, 35 और 45 के बीच में 40 आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंजाइम बहुत बढ़िया से, क्योंकि ये लाइन में लाइए, देखिए मैक्सिमम स्पीड यही है ना, मैक्सिमम स्पीड इसी पर तो आ रही है, इसके ऊपर तो लाइन नहीं जा रही है ना, तो इस पर स्पीड ले रहे हैं तो मैक्सिमम यहीं तक पहुंचा। इसके बाद अब आप बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो क्या होगा? अभी डाउन जाएगा ग्राफ, मतलब एक्टिविटी क्या हो रही है? घट रही है, एंजाइम डिनेचर हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। और एक्टिविटी जब घटती है तो 10 डिग्री बढ़ाने पर एक्टिविटी हाफ हो जाती है उसकी, 20 डिग्री बढ़ाई तो 1/4 एक्टिविटी खत्म हो गई उसकी। समझ में आया ग्राफ? ऑप्टिमम टेम्परेचर लिखा है, ऑप्टिमम क्या होता है? बढ़िया वाला टेम्परेचर, जिस पर एंजाइम बहुत अच्छे से काम करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। 35 से 45 डिग्री होता है, बीच में 40 एवरेज होता है उसका, ठीक है। यहाँ सबको हटा करके लिख लीजिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब ये क्या है? मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम की, जिस पर एक्टिविटी क्या होगी? सबसे बढ़िया रहेगी। और ये होता कितना है? ये 35 से 45 मतलब 40 एवरेज में माना जाता है। ऐसे पीएच का ग्राफ बनेगा, इस पर जब पीएच लेंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी एंजाइम का, इस पर पीएच, तो पीएच वही है 1 2 3 4 5, यहाँ से 6 और यहाँ 8 9 10। पीएच जब बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जिस पर एक्टिविटी एकदम हाईएस्ट पीक पर रहेगी, वो पीएच कौन सा होता है? 6 और 8 के बीच वाला होता है, 7 6 और 8 के रेंज में रहते हैं। तो ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो कितना होता है? 6 to 8 पीएच। ये थोड़ा समझना है, ये समझना, ध्यान समझिए, थोड़ा सा टाइम लेकर के। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको समझ लीजिए। देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे आपके पास ये एंजाइम है, कितनी एक्टिव साइट हैं? 1 2 3 4 5 एक्टिव साइट हैं इस पर। सोचिए, होती तो बहुत ज्यादा है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अब जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपका पेट स्टमक खाली है तो आप खाना जल्दी जल्दी खाएंगे क्योंकि भूख लगा हुआ है, और जैसे जैसे पेट भरता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी खाने की क्षमता क्या हो जाएगी? स्पीड घट जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा आप बंद कर देंगे खाना खाना, ठीक है। तो कितना भी सामने जलेबी अच्छा खासा खाना रखे, खा नहीं पाए क्योंकि पेट क्या है? फुल है। ऐसी एंजाइम के साथ होता है। एंजाइम ये है आपके पास में, जब सबस्ट्रेट आता है तो ये सबस्ट्रेट सोचिए कितने हैं यहाँ पर? 6 सबस्ट्रेट हैं, 10 बना दिया मैंने, ठीक है। एक जुड़ा, अभी स्लो एक्टिविटी, क्योंकि एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा। 2 सबस्ट्रेट जुड़ गए तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 3 जुड़ गए तो 3 प्रोडक्ट बना देगा वो। 4 प्रोडक्ट, बढ़ रही एक्टिविटी ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है ना। 4 जुड़ेंगे तो 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे यूनिट टाइम में। अब 5 जुड़े तो 5। अब क्या इसके बाद भी कुछ है? जब सारी इसकी जगह भर जाती है एक्टिव साइट, जब सब फिल हो गया तो कितना भी सबस्ट्रेट आप बढ़ा लीजिए, मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन एक समय तक बढ़ती है। जैसे आपका पेट, एक समय तक ही आप खाना खाएंगे। जब सारी साइट ये भर जाएंगी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से, उसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट मिला लो इस मीडियम में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइट खाली नहीं है। जब ये खाली होगा, जब ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में होगा, तो यहां से हट जाएगा, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में होगा, हट जाएगा, तब नया सबस्ट्रेट जुड़ेगा। समझ में आया? तो जब तक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं तब तक कितना भी लाख आप सबस्ट्रेट बढ़ा लीजिए, वो एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है ये चीज? यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखिए
एंजाइम एक्टिविटी उसी टॉपिक का है। एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी वो इंक्रीज, एक्टिविटी का मतलब वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ रिएक्शंस कह सकते हैं। इंक्रीज करेगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, ज़्यादा सबस्ट्रेट आएंगे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता चला जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो सारी जब साइड भर गई तब कोई फिर नहीं बढ़ेगा आगे। बट अप टू ए लिमिट, अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ही ऐसा होता है। वो लिमिट क्या है? टिल, जब तक सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जब तक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा तब तक अब नहीं बढ़ेगा उसकी एक्टिविटी। जब कन्वर्ट हो जाएगा तब फिर वो बदल जाएगा। ठीक, इसका एक ग्राफ बुक ने बनाया हुआ है, ये देखिए। इस पर क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ली गई है और इस पर एंजाइम की एक्टिविटी मतलब वेलोसिटी, स्पीड ऑफ रिएक्शन लिया गया है। जैसे ऐसे सबस्ट्रेट सोचिए, मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है, 2 है, 3 है, 4 है, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं इधर ना, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं। तो जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, ऊपर जाएगी भाई, ये ग्राफ ऊपर चलता है, ये बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? ये एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद अब ये सीधे कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, कांस्टेंट चल गया। मतलब कहाँ? इतना सबस्ट्रेट, ये देखिए मैक्सिमम इतना सबस्ट्रेट मिला सकते हैं, ये हाई एकदम पीक पॉइंट ऑफ सबस्ट्रेट। इसके बाद सबस्ट्रेट मिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव साइट क्या हो गया? सब फेल हो चुका है अभी। ठीक है, ये वी मैक्स हो गया कि नहीं हो गया? इसको क्या बोल सकते हैं आप? वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज लिखा बुक ने, केएम। तो केएम समझ लीजिए, केएम क्या है? केएम है माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, मेंटन कांस्टेंट होता है, एक जो है नियतांक है, कांस्टेंट है। माइकेलिस साइंटिस्ट का नाम, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। हर एंजाइम का केएम अलग अलग होता है, सब एंजाइम का केएम अलग अलग होगा, ये कांस्टेंट। समझ में आ गया? एक एंजाइम के लिए लेकिन कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट का मतलब सबके लिए कांस्टेंट नहीं है, एक एंजाइम के लिए कांस्टेंट है, बाकी सारे एंजाइम के लिए कांस्टेंट अलग अलग होगा। ये क्या है? देखिए, अगर इसको वी मैक्स बाई 2 कहाँ आएगा बताइए? वी मैक्स बाई 2 यहाँ आएगा ना, इसका आधा करेंगे यहाँ कहीं आएगा। और इस लाइन को जब आप यहाँ मिलाएंगे और इसको नीचे गिराएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये केएम है। तो केएम क्या है? सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ कुछ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी कि नहीं होगी? होगी। तो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई? आधी हो गई, उसी कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? केएम। तो केएम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो केएम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वी मैक्स क्या हो जाती है? गेट हाफ, आधा हो जाता है, मतलब वी मैक्स बाई 2 हो जाता है। और हर एंजाइम का नोट कर लीजिएगा, ऑल एंजाइम्स में हैव यूनिक केएम, सबका केएम यूनिक होता है अपना अपना। ठीक है, जैसा केएम नहीं होता है। अब केएम जानते हैं, बताता क्या है? ठीक है, ये तो केएम हम पढ़ते क्यों हैं? ये तो केएम समझा दिया। जिसका केएम कम, उसकी एंजाइम की काम करने की क्षमता ज्यादा। एक लाइन और समझिए, केएम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी ऐसे लिख रहे हैं, एफिनिटी ऑफ एंजाइम विथ सबस्ट्रेट, इसी को हम लिख सकते हैं
एंजाइम की एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अभी मैं समझा रहा हूं, लास्ट है बस इसके बाद। एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/km। जिसका km कम वो एंजाइम तेज काम कर रहा है, जिसका km ज्यादा वो एंजाइम धीरे धीरे काम कर रहा है। भाई एक्टिविटी समझ रहे हैं ना, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम का मतलब एंजाइम में काम करने की क्षमता किसके इनवर्सली है, km। तो अगर km कम है, सोचिए कि अगर मैं दो ग्राफ बनाऊं, देखिए ये पहले नोट कर लीजिए इसको, ये ग्राफ आपका पुराना वाला था, ठीक है, यहाँ km ये आया था km, क्योंकि Vmax/2 यहाँ आया, और एक ग्राफ इसमें देखिए ये भी बना लीजिएगा, एक आपकी ग्राफ ऐसा बनाया, ये देखिए इसका Vmax कहाँ गया, जहां इसका Vmax/2 था वहीं इस ग्राफ का Vmax पहुंच रहा, देख रहे हैं, ये ग्राफ इसके ऊपर नहीं जा रहा ना, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये, इस ग्राफ में मैक्सिमम वेलोसिटी ये, सोचिए दूसरा एंजाइम है, इसका Vmax यहाँ आया, तो जब Vmax यहाँ आया तो इसमें आप Vmax/2 करेंगे तो कहीं यहाँ आएगा, नहीं आएगा। पीले वाले को ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ में Vmax यहाँ, तो Vmax/2 कहीं यहाँ आ जाएगा, मतलब पिछले वाले का Vmax/2 यहाँ था, इसका Vmax/2 यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा Vmax/2 तो km क्या हो गया, ये आ गया, थोड़ा आगे आएगा km, क्योंकि मैक्सिमम जब वेलोसिटी कम होती है, ध्यान सुनिएगा इसको, km आगे, जब वेलोसिटी कम है, इस दूसरे ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो गई, कम, एंजाइम के काम करने की क्षमता क्या हो गई, कम, तो km क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, km आगे जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पढ़ाई लिखाई में कोई भी है बहुत तेज है, ठीक, तो इनको पढ़ना बहुत पसंद है, इनकी पढ़ाई से बड़ी अच्छी एफिनिटी है, बहुत लगाव है, तो अगर हम इनको थोड़ा सा ही ज्ञान दे देंगे तो ये क्या है, अच्छा आउटपुट दे लेंगे, थोड़े से ज्ञान पर ये थोड़ा सबस्ट्रेट दे देंगे तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस कर देंगे। और कोई एकदम बेकार है, उसको हम कितना भी ज्ञान दे दें, ठीक है, कितना भी सबस्ट्रेट दे दें, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट, बहुत ज्यादा ज्ञान देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा अचीव करेगा। तो जो एंजाइम, जिस एंजाइम का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, एक्टिविटी, वो थोड़ा सा उसमें km सबस्ट्रेट, km का मतलब देखिए उनको कम सबस्ट्रेट पर भी वो बढ़िया काम करते हैं, लेकिन जिसका Vmax, जिसकी काम करने की क्षमता कम होती है, उसमें ज्यादा सबस्ट्रेट खर्च होता है। समझ में आ रहा है, ये चीज है। तो km यही बताता है, एफिनिटी बताता है सबस्ट्रेट के साथ में। तो यहाँ तक ये फिनिश हो गया। अगली बार जो है एक बचा टॉपिक, कौन सा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बचा हुआ है, एंजाइम के टाइप्स और कोफैक्टर, और क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम एक जो क्वेश्चन था उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीसैकेराइड, तो काइट लिखा था कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, इसमें से कौन सा नहीं है, नॉट कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। ऑप्शन दिया था इनोलिन, दूसरा था काइटिन, और तीसरा था ग्लूकोसामाइन, चौथा था एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। आंसर इसमें इनोलिन है। समझे क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा आपके दिमाग को, देखिए ये क्या है, ग्लूकोसामाइन, और ये दोनों तो पॉलीसैकेराइड है ही नहीं है। मैंने बताया था ना, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, ये पॉलीसैकेराइड है ही नहीं है, इस पर तो दिमाग ही नहीं दौड़ाना है आपको, ये है ही नहीं है। तो क्वेश्चन समझने का तरीका समझिए, अभी इसमें कंफ्यूजन ये होता है, आप इसको भी देखते कि है कि नहीं, तो ये तो है ही नहीं है ना बच्चा। दो इसमें से काइटिन कॉम्प्लेक्स होता, भले वो होमो पॉलीसैकेराइड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जानते हैं क्यों है, क्योंकि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बनता है। सोचिए ये फ्रक्टोज से बना है, फ्रक्टोज बहुत साधारण सी शुगर है, और ये किससे बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, ग्लूकोसामाइन का। तो ऐसी शुगर से बना है जो थोड़ा सा खुद में मॉडिफाइड है, तो शुगर ही कॉम्प्लेक्स है, तो पॉलीसैकेराइड तो कॉम्प्लेक्स होगा ही ना उसका, और वो सिंपल शुगर से बना है, दोनों होमो है, लेकिन उसमें आंसर इनोलिन होगा, ठीक है।